नमस्कार सबसे पहले तो। हाँ जी, नमस्कार नमस्कार। शिवानंद जी, कुछ दिन पहले ये 3 तारीख को हमारे ग्रुप में ना एक हाई कोर्ट का एक आदेश आया था, जिसमें ये कहा गया कि अटेंडेंस, काम के घंटे, पोस्टिंग की जानकारी निजी है, आरटीआई के तहत नहीं दे सकते। तो सर, डीपीडीपी बिल तो बाद की बात है। एक बंदा फर्स्ट अपील के बाद सेकंड अपील ने कह दी हाँ जी दो, अगला बंदा वहां पे हाई कोर्ट में चला गया, हाई कोर्ट ने ये कह दिया नहीं जी ये पर्सनल है। तो सबसे पहले नुकसान तो हमें यही हो रहा है। हाई कोर्ट ही जब हमारी नहीं सुन रहा है, वो भी इसके फेवर में ना देके हमारी विपरीत सारी जानकारी के लिए ऑर्डर कर रहा है, तो कहां तक चले जाएंगे। हालांकि हम तो अपना जो भी करना हम तो लग ही रहे हैं, लेकिन हाई कोर्ट भी ऐसे ऐसे आदेश देने लग रहा है। बिल्कुल, हम पूरी तरह से सहमत हैं आपकी बात से, और इस विषय पर हमारे माननीय आदमदीप जी अभी जुड़े हुए हैं। वो आपको इसके विषय में अपना कमेंट देंगे। आदमदीप सर, हाई कोर्ट ने आरटीआई कानून को यहाँ पर कमजोर किया, महेंद्र कुमार जी का कहना ये है। और हालांकि गांधी सर ने तो निरंतर इस बात पर कहा है कि आरटीआई कानून को कोर्टों से ज्यादा खतरा है, और वही सही बात है बिल्कुल। तो एक बात यहाँ पर और आ गई, उस पर मुहर लगाते हुए महेंद्र कुमार जी ने कोई फाइल शेयर की हुई है, हरियाणा हाई कोर्ट से संबंधित है, पंजाब हाई कोर्ट से संबंधित। तो मैंने इसके मैंने विषय में, आपको पर्सनल भी भेजा हुआ है ये। हाँ हाँ जी, आदमदीप सर हैं हमारे बीच में। जी, महेंद्र भाई ने बहुत गंभीर मुद्दा उठाया है। उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय को भारतीय संविधान में असाधारण अधिकार दिए गए हैं। असाधारण वो इसलिए ताकि न्याय किसी भी स्तर पर परास्त न हो। इतनी हाई अथॉरिटी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को दी गई है, इसके बावजूद हम देखते हैं कि अयोग्य जजों की नियुक्ति के कारण ऐसी स्थितियां निर्मित होती है जिन्हें न्याय के विरुद्ध कहा जा सकता है। इसके लिए कॉलेजियम सिस्टम जिम्मेदार है, जिसके से वो एक लिस्ट भी आई थी बीच में, लीडिंग जज या पहले जज रह चुके हैं, उनके नाते रिश्तेदार कितनी बड़ी संख्या में जज बने। वो भारत सरकार लगातार प्रयास कर रही है कि इस कॉलेजियम सिस्टम में कुछ सुधार हो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट उसको मानने को तैयार नहीं है। बल्कि संसद ने एक कानून भी पारित कर दिया था कि एक जजों के चयन के लिए एक अलग कमीशन बने, अथॉरिटी बने, जिसमें सब तरह के प्रतिनिधि हों, सुप्रीम कोर्ट के भी, हाई कोर्ट के भी, सरकार के भी, न्याय शास्त्री भी, विधि न्याय के विशेषज्ञ भी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उस बिल को भी अवैध घोषित कर दिया। हमने खुद मध्य प्रदेश सूचना आयोग में आयुक्त पद पर रहते हुए हाई कोर्ट के जजों के ऐसे आदेश देखे हैं जिनसे ये स्पष्ट प्रतीत होता है कि इन जजों ने जजों को आरटीआई एक्ट की प्राथमिक जानकारी भी नहीं है जितनी आम आदमी को होती है। उसके कारण वो अन्याय संगत आदेश पारित करते हैं। ये महेंद्र जी ने जो बताया वो तो आदेश वो सरासर अन्याय है। वो जो जानकारी मांगी गई वो बिल्कुल लोक क्रियाकलाप से लोक से संबंधित जानकारी और आरटीआई एक्ट के तहत दिए जाने योग्य। लेकिन चूंकि जिस जज ने आदेश पारित किया उसने आरटीआई एक्ट को ठीक से पढ़ा नहीं, जबकि ये कानून इतना छोटा है, सरल है, इसके बावजूद कानून के प्रावधानों के खिलाफ जाके आदेश पारित करना, ऐसे कई हाई कोर्टों के कई उदाहरण हैं। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के तो इतने उदाहरण हैं कि एक बार हमने यहाँ मुख्यमंत्री निवास पे हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से उनसे बातचीत में हमने कई मामले बताए भी कि आपके यहाँ से इस तरह के आदेश पारित हो रहे हैं जिनसे हाई कोर्ट की भी गरिमा कम हो रही है। और हमें जो हाई कोर्ट के आदेश मिले थे उनको उदाहरण पेश किए। जैसे एक तो ये कि हर मामले में स्टे जारी कर देना। अभी राहुल सिंह जी के कितने अच्छे फैसले हैं, आदेश हैं, जिनके खिलाफ आदमी जिसको दंडित किया हाई कोर्ट गया और उसको तुरंत स्टे मिल गया। ये तो अच्छा है कि अभी बहुत लोग हाई कोर्ट नहीं जा रहे हैं, नहीं तो जो भी दंडित होता है अगर वो हाई कोर्ट चला जाए तो स्टे लेके बैठ जाएगा। और स्टे में लिखा जाता है कि सूचना आयोग के आदेश पर अगले आदेश तक रोक लगाई जाती है, और वो अगला आदेश वर्षों तक होता नहीं। सुप्रीम कोर्ट ये भी कह चुका है कि 6 महीने में कोई भी स्टे स्वतः वेकेट हो जाएगा अगर उसको कारण सहित वापस पुनर्जीवित नहीं किया जाता है। इसके बावजूद वर्षों से स्टे अभी भी जारी है। हमने सूचना आयोग में सारे दस्तावेज निकाल के स्टडी की तो मालूम पड़ा कि हमसे पहले जो 5 साल पहले दूसरे सूचना आयुक्त थे उन्होंने आदेश पारित किए, उनके खिलाफ सूचना आयोग ने स्टे किया, वो स्टे हमारे कार्यकाल में भी यानी 7-8 साल बाद भी जारी था। और एक तरफा स्टे, अभी माननीय शैलेश जी ने बताया था कि अगर एक्स पार्टी स्टे है तो वो 7 दिन में वेकेट हो जाएगा अगर संबंधित पक्षकार कोई आपत्ति दर्ज कराता है या उसको चुनौती देता है। लेकिन इसका भी पालन नहीं हो रहा है।
तो इसका हल ये हाई कोर्ट में योग्य जज नियुक्त हों, ये सूचना आयुक्त पे भी ये बात लागू होती है। अगर गुणवान सूचना आयुक्त, विधि के कानून के जानकार योग्य लोग नियुक्त होंगे तो भी सूचना आयुक्त भी ऐसे गैर कानूनी आदेश पारित नहीं करेंगे और हाई कोर्ट वाले के न्यायाधीश भी नहीं करेंगे, अगर उनका चयन सही मापदंड के आधार पर मेरिट बेसिस पर हुआ हो तो ये हालांकि कॉलेजियम सिस्टम में सुधार की आवश्यकता पर भी हमको जोर देना चाहिए किसी न किसी रूप में, क्योंकि दुनिया भर में कहीं भी ऐसी व्यवस्था नहीं है कि जजों की एक 4-5 लोगों का ग्रुप ही नए जजों की नियुक्ति के लिए नाम तय करते हैं, बिना किसी इंटरव्यू, साक्षात्कार, परीक्षा, कुछ नहीं। और सर यहाँ पर जैसे आपने जजों की बात करी, वो तो बिल्कुल सही बात है। पिछले बार भी चर्चा हुई कि प्रति 10 लाख लोगों के बीच में 51 जज सरकार ने रेकमेंड किया है, जबकि 41 जज होने चाहिए, इस तरह से कुछ था। 51 जज रिकमेंडेड है, जो कोई कमेटी बैठाई गई थी, उन्होंने कहा था, और 41 जजेज सरकार के हिसाब से होने चाहिए। लेकिन वर्तमान जो स्थिति है वो 14.4 जजेज, मतलब ऑलमोस्ट 15, 14 और 15 के बीच में, पर 10 लाख के बीच में। तो ये तो एक बहुत बड़ा चैलेंज है, आपने बहुत अच्छी बात कही है। और दूसरी बात एक जो आती है यहाँ पर, कि जो हमारे शासकीय अधिवक्ता होते हैं, हमने जो ये चीज ऑब्जर्व की हुई है आजकल, सौभाग्य से ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के जमाने में और ये सब चीज लाइव जो चल रही है, जैसे यूट्यूब वगैरह के माध्यम से हम विभिन्न हाई कोर्ट का एक वो देखते रहते हैं, जो उनका प्रोसीडिंग चल रही है, लाइव प्रोसीडिंग चलती रहती है। तो हमने ये देखा कि जो हमारे शासकीय अधिवक्ता भाईगण हैं, वो, अब उनकी क्या दिक्कत है वो तो कोर्ट ही बता सकती है, या हमारे एडवोकेट जनरल बता सकते हैं, सरकार बता सकती है। लेकिन उनके मुंह में पता नहीं क्यों एक ताला सा लगा रहता है, पट्टी बंधी रहती है ना, क्योंकि सामने जुबान में पट्टी बंधी रहती है। सामने वाला अधिवक्ता जो रहता है, जो उस पार्टी का याचिकाकर्ता का रहता है, तो वो बढ़िया दनादन बोले जा रहा है जज साहब के सामने। जज साहब भी दबाव में आ गए, क्योंकि इतना ही अच्छी उन्होंने बातें कही, साहब हमारा तो यहाँ पे अधिकार मारा गया, हमारा तो वहां पे अधिकार मारा गया, इन्होंने तो ये नहीं किया, वो नहीं किया, यहाँ पे देखिए हमने तो सलूट लिया है, तो हर तरह से हमारा शोषण किया हुआ है, ऐसा समझ में आता है एक जनरल तौर पे। मतलब शब्दों पर मत जाइएगा, लेकिन एक जनरल तौर पे यही उनका है कि हम बहुत बड़े विक्टिम है इसमें। और हम ये देखते हैं कि हमारे जो सरकारी अधिवक्ता साहब वहां पर रहते हैं, तो वो उनको चूं से चान ही निकलता है। वो एक फाइल लिए, बस वहीं पे हम वीडियो में देखते रहते हैं, फाइल लिए इधर उधर पलटते रहते हैं। अरे भाई, आप थोड़ा सी तैयारी करके आओ, कुछ तो बोलो। हमने कहते हैं राहुल सिंह जी ने बहुत अच्छा निर्णय दिया, उनके निर्णय तो इतने अच्छे रहते हैं कि जिसे कहते हैं स्पीकिंग ऑर्डर। यार स्पीकिंग ऑर्डर की बात करें तो इससे बेहतर स्पीकिंग ऑर्डर तो होते ही नहीं है। इसी के चक्कर में राहुल सिंह जी की दिक्कत ये हो गई है कि उनकी जो टेंडेंसी है कहीं ना कहीं वो बढ़ रही है, क्योंकि वो इतने बड़े बड़े, हमें लगता है कि ऑर्डर वो दे रहे हैं, ऑर्डर देते हैं कि उनके 50 पन्ने का ऑर्डर ही, मतलब पूरी दुनिया की चीज वो लिख देते हैं, पता नहीं भी नहीं पता रहता है, उस केस की पूरी हिस्ट्री लिख देते हैं। इतना स्पीकिंग ऑर्डर होने के बाद भी राहुल सिंह जी का उनमें स्टे दे दिया जाना बिना पढ़े लिखे। और बाद में हम ये भी देखते हैं कि जब कोर्ट में प्रोसीडिंग चलती है, फिर सूचना आयोग अपना पक्ष रखता है, इनका अधिवक्ता अपना पक्ष रखता है, शासकीय अधिवक्ता जो भी है, तो इसके बाद वो कैंसिल हो जाता है। अभी राहुल सिंह जी ने ही चर्चा की थी पिछले ही कार्यक्रम में, जब वो झारखंड में थे, तो उन्होंने कहा था कि हमारे केस में 25 या 75,000 रुपए का उन्होंने जो फाइन हमने लगाई थी उसको हाई कोर्ट ने मतलब यथावत रखा हुआ है, अंतिम जजमेंट आ गया है, और उससे खुश थे। और उन्होंने ये कहा कि हमें हाई कोर्ट के पॉजिटिव निर्णय के बारे में भी चर्चा करनी चाहिए। तो फिर ये भी बात आई कि भाई पॉजिटिव निर्णय तो ठीक है, वो तो जनता के फेवर में होने ही चाहिए, लेकिन हमें निगेटिव निर्णय के बारे में ज्यादा चर्चा करना है, कि निगेटिव निर्णय आधार बन जाते हैं, इंफॉर्मेशन डिनाई करने का आधार बन जाते हैं, और ये बहुत बड़ी समस्या है। तो आप देख सकते हैं कि सबसे बड़ी समस्या जो आपने बताई कि हाई कोर्ट में जजेस की तो है ही है, जजेस तो कम है, वो तो हम देख रहे हैं, और वो क्यों इसमें नहीं पढ़ते हैं स्पीकिंग ऑर्डर, वो भी एक दिक्कत है। लेकिन हमारे जो शासकीय अधिवक्ता भाईगण हैं वहां पे खड़े रहते हैं, वो इस चीज को क्यों डिफेंड नहीं करते? यदि उनकी कोई दिक्कत है, उनको टाइम पर वो केस नहीं मिल पाता है, यदि आधी रात को, एक दिन सुनवाई के पहले आधी रात के दिन उनको केस पकड़ा दिया जाता है, तो वो गलत है। उस सिस्टम में बदलाव होना चाहिए। उसमें भी बैठ करके जो हमारे माननीय हाई कोर्ट के जस्टिस गण हैं और उनकी पूरी काउंसिल जो भी होती है, उनकी बार काउंसिल वगैरह होती है, उसमें चर्चा करें कि भाई हम जनता के लिए काम कर रहे हैं, शासकीय अधिवक्ता हैं, और हम जनता की बात, मतलब शासन के लिए काम कर रहे हैं, और शासन की बात यदि हम सही तरीके से नहीं रख पाए, अभी सुनवाई होने वाली है ठीक 11 बजे, और आप मुझे 10 बजे ला करके फाइल पकड़ाएंगे कि ये केस में आपको खड़ा होना है, तो हम उसको कहाँ पढ़ पाएंगे, कहाँ देख पाएंगे? तो कम से कम 3 दिन 4 दिन पहले वो फाइल उनके दराज में पहुंच जाए, उनके डेस्क में पहुंच जाए,
वो देख तो लें कि वो केस क्या है और उनको बोलना क्या है। तो जब तक निष्ठा, ईमानदारी और व्यवस्था में सुधार नहीं आएगा, तो हमें लगता है आत्मदीप जी कि ये जो दिक्कतें हैं ये बनी रहेंगी और ये कई शिवानंद स्तर जी, पर। अंधेर गर्दी की हद ये है कि किसी भी स्टे की एप्लीकेशन पे या रिट पे संबंधित सभी पक्षकारों को नोटिस तक जारी नहीं किया जाता है हाई कोर्ट से, एग्जैक्टली। सीधा स्टे जारी। अब सूचना आयोग के आदेश पे आप स्टे जारी कर रहे हैं तो उससे पहले सूचना आयोग को सुनवाई का मौका तो दीजिए, या कम से कम आप प्राथमिक तौर पर फैसला तो पढ़ लीजिए कि उसमें किसी एक्ट का उल्लंघन हुआ है क्या। आप स्टे जारी करते हैं, कोई प्रावधान का उल्लेख नहीं किया जाता है कि स्टे किस आधार पर दिया जा रहा है। ये कितनी गंभीर बात है। और स्टे है अपूर्णीय क्षति के लिए स्टे का प्रावधान है, ऐसी क्षति जिसकी पूर्ति न की जा सके, इसलिए स्टे दिया जाता है। यहाँ तो केवल जुर्माना है 25,000 का अधिकतम। ये जुर्माना अगर गलत है तो वापस दिया जा सकता है, सरकारी खजाना में जमा होता है, कोई बहुत बड़ी रकम नहीं। इसके बावजूद स्टे दिए जा रहे हैं बिना सूचना आयोग को सुने। और सूचना आयोगों का भी हाल ये है कि उनकी तरफ से वकील ही हाई कोर्ट में उपस्थित नहीं होते हैं। ये हमने पहली बार हमारे कार्यकाल में मध्य प्रदेश में विधि अधिकारी को पे दबाव डाल के और वकील की उपस्थिति हर केस में हाई कोर्ट में उपस्थित होना सुनिश्चित किया। नहीं तो पहले जाते ही नहीं था कि हमने तो आदेश पारित कर दिया, आयोग ने अब आगे कुछ नहीं कहना, हाई कोर्ट को जो करना है करे। और एक और बात, हाई कोर्ट में कोई आदमी रिट याचिका दायर करता है, उस पर हाई कोर्ट ये भी नहीं देखता है कि इस आदमी ने रिट याचिका दायर करने वाले ने सूचना आयोग में कोई अपील की या नहीं, या हमारे पास आने से पहले सूचना आयोग में भी कोई अपनी बात लिखी या नहीं, वहां नहीं मानी गई हो तब उसको हाई कोर्ट आना चाहिए। जैसे एक उदाहरण आपको बताऊं मैं, एक आदमी ने रिट याचिका दायर की ग्वालियर के कि मेरी 17 अपीलें सूचना आयोग में लंबित है और इनका निराकरण नहीं किया जा रहा है, ये आयोग को निर्देशित किया जाए कि जल्दी निराकरण करें। वो आदेश हमारे पास आया कि 3 महीने में आप इनका निराकरण करें, लेकिन हमने उसकी फाइल निकलवाई तो देखा कि 17 में से कुछ अपीलें तो रजिस्टर्ड ही नहीं है। सूचना हाई कोर्ट के आदेश में कोई अपील का रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं, कोई डेट नहीं कि कौन सी अपील कब दायर की गई, उसकी क्या क्रम संख्या है, संदर्भ नंबर कुछ नहीं। केवल उस व्यक्ति के नाम से सर्च करवाई, एक राकेश सिंह नाम का था, तो और उसने सूचना आयोग को एक चिट्ठी नहीं लिखी कि हमको हमारा शीघ्र निराकरण किया जाए। इसके अलावा उन 17 केसों में से कुछ की सुनवाई हो चुकी 2-2, 3-3 बार, एक बार भी वो उपस्थित नहीं हुआ मौका देने के बावजूद। उसके बावजूद हाई कोर्ट चला गया और हाई कोर्ट ने आदेश जारी कर दिया। ऐसे एक मामले में हमको अवमानना का नोटिस मिल गया हाई कोर्ट से, और हमने पता किया कि तो कोई आदेश ही नहीं जिसकी अवमानना हुई हो। हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को लिखा, वहां से भी कोई जवाब नहीं, लेकिन अवमानना का नोटिस आ गया। वो ऑर्डर ही नहीं है जिसकी कंप्लाइंस न की गई, केवल किसी ने शिकायत की और उस पर नोटिस जारी। तो ये प्राथमिक तथ्यों की तो पुष्टि कम से कम करना चाहिए कि जो हमारे पास आया है उसने यहाँ गुहार लगाने से पहले सूचना आयोग में गुहार लगाई है नहीं, या अपील भी उसकी रजिस्टर्ड है नहीं, कोई तो प्रमाण उससे मांगा जाए कि आपकी अपील का रजिस्ट्रेशन नंबर दो, डेट दीजिए, कब दी है, कोई संदर्भ दीजिए, कुछ नहीं, सारा गोलमोल आदेश। सही है, बिल्कुल क्या ये कहेंगे? दिक्कतें हैं। हाँ हाँ, ये दिक्कतें हैं और इनमें सुधार किया जाना अत्यंत आवश्यक है। तो महेंद्र कुमार जी, जो आपका प्रश्न था उससे तो कई बार ये डिस्कस हो चुका है। इनफैक्ट आत्मदीप सर ने ये चीज बताई और सर कुछ गांधी बोलना हमेशा ही चाहेंगे? कहते रहते हैं इस बात को लेकर के कि ये दिक्कत होती रहती है। हाँ, नरेश कुमार जी बताइए। हाँ नमस्कार।